हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पेपर 2 में जो डिफिकल्ट या डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे विथ रेफरेंसेस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। मैं कंप्लीट पेपर नहीं डिस्कस कर रहा बिकॉज ऑलरेडी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बट जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है इन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है वो मैं यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करूंगा सो दैट आप अपने जो मार्क्स आपने असेस कर रखे हैं वो आपके क्लियर हो जाएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो पेपर 1 मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कंप्लीट पेपर, और जो पेपर 2 के हैं उसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट हेमिस्फेरिकल पैराशूट के लिए कितनी होगी, कितनी हम कंसीडर करेंगे। तो जो ड्रैग कोफिशिएंट है ये बेसिकली हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ड्रैग का। ड्रैग का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज गिवन बाय डी इज द टोटल ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर ए बाय 2, एंड दिस इज द फ्रंटल एरिया। जो ए है यहाँ पर फ्रंटल एरिया है। इस फ्रंटल एरिया फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर हमने ड्रैग कोफिशिएंट्स की वैल्यू दी हुई है। फ्लैट प्लेट के लिए 1.28, प्रिज्म के लिए 1.14, बुलेट के लिए 0.295, एयरफॉल के लिए 0.045 और स्पेयर के लिए 0.07 to 0.5। यहाँ पर हमसे हेमिस्फेरिकल पैराशूट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पैराशूट के लिए जो फ्रंटल एरिया है, जहाँ पर शेप हमारा हेमिस्फेरिकल है शेप में है, तो वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट जो ड्रैग कोफिशिएंट लेंगे 1.4 लेंगे। तो नियरेस्ट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआईएस में इंटरपोलेशन जो होगा वो हमारा जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उसे हम स्पेशल ऑटो रिलेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने एक बुक का रेफरेंस लगा रखा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मेनली यूज्ड इन इंडिया। इंडियन रेलवेज में बेसिकली जो हमारा मेथड है क्रॉसिंग को डिपिक्ट करने का वो राइट एंगल मेथड है, जिसे हम कोल्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट एंगल मेथड है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, जिसमें हमारा जो क्रॉसिंग नंबर है दैट इज गिवन बाय कॉट ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द क्रॉसिंग एंगल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सर्वेज आर कंडक्टेड बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं ट्रैफिक सर्वे, उसके बाद हम करते हैं रिकनेसेंस सर्वे, जो बेसिकली जो रफ सर्वे होगा साइड का, फिर हम करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे और फिर हम फाइनल लोकेशन सर्वे। तो हमारा 3, 1, 2, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा। रेफरेंस के लिए मैंने बुक का एक पैराग्राफ लगाया हुआ है जिसमें जो सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाउट जो है वो इस क्वेश्चन में था है स्टूडेंट्स को कि विच अमॉन्ग द बीओडी और सीओडी ऑफ ग्लूकोज वाटर इज ग्रेटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में इन्होंने जो इन जनरली आपने पढ़ रखा है कि हमारा जो सीओडी वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन बीओडी होगा, बट जो ग्लूकोज वाटर है इसमें हमारा बेसिकली टोटल इट इज़ अ कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, बिकॉज जो सीओडी में आप ले रहे हो उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के लिए जो आपका ऑक्सीजन डिमांड है वो ले रहे हो आप। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए जो ऑक्सीजन डिमांड है आप बीओडी में ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक का मैंने लिया है जहाँ पर पूछा गया है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए सीओडी और बीओडी निकालना है। ठीक है, तो बिकॉज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली अ बायोडिग्रेडेबल सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है, तो जो सीओडी और बीओडी है ये हम इक्वल लेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए वाटर का जो सीओडी है यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हमारी सेम है, तो यहाँ पर बहुत सार इक्वल हो जाएगा। करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा IS 10500 के रेफरेंस में 2012 के बारे में बात कर रहा है कि जो मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट है, जो यहाँ पर डिजायरेबल लिमिट की बात कर रहा है, तो डिजायरेबल लिमिट हमारी वो लिमिट होगी जो IS 105 में एक्सेप्टेबल लिमिट्स की बात करता है। बिकॉज जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स, हमारी जो परमिसिबल लिमिट्स हैं वो हम तब फॉलो कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिजायरेबल की बात कर रहा है तो वी विल गो फॉर एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ डिजायरेबल लिमिट, बिकॉज ये हम तब फॉलो कर रहे हैं जब हमारे पास कोई भी और अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आयरन और फ्लोराइड का पूछा गया है। तो अब अगर आप
जो ओरिजिनली 10500 पब्लिश हुआ था 2012 एडिशन, उसमें हमारा जो आयरन की वैल्यू दी थी एक्सेप्टेबल लिमिट, बेसिकली डिजायरेबल मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और अब जो फ्लोराइड है आपका देखोगे आप, इट इज़ 1 मिलीग्राम पर लीटर। बट हुआ क्या, इसमें दो अमेंडमेंट्स आए। पहला अमेंडमेंट 2015 में आया, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो सीरियल नंबर 12 है, कॉलम 3 है, विच इज दिस आयरन, इसको 1 मिलीग्राम पर लीटर से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। और सितंबर 2008 में भी कुछ मॉडिफिकेशन आया था, जिसमें टेबल 2 सीरियल नंबर 5 ऑफ कॉलम 4, यानी बोरॉन का जो ये आइटम था इसको 2.4 कर दिया गया। ठीक है। बोरॉन की जो अल्टरनेट सोर्स के एब्सेंस में लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर जो हमारा एज पर अमेंडमेंट करेक्ट आंसर बन रहा है 1 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों के लिए लिमिटेड है। ठीक है। बट ये ओरिजिनली बात कर रहा है हमारे इस कोड की, तो अगर हम इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। आयरन के लिए 0.3 और 1 मिलीग्राम पर लीटर, बट ये 0.3 भी अब अमेंडमेंट 1 से मॉडिफाई हो गया है। तो अगर इन चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। बट अमेंडमेंट 1 इन 2015 जो आया इस कोड में, उसकी वजह से दोनों के लिए जो मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स है वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, वो 1 मिलीग्राम पर लीटर कर दी गई है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्विच एंगल है वो हमारा बेसिकली गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल और टंग रेल एट थ्योरेटिकल टू ऑफ स्विच पे जो एंगल बनाता है क्लोज पोजीशन में, वो हमारा एंगल स्विच एंगल होता है, और इट इज अ फंक्शन ऑफ हील डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मर्करी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो मर्करी है डज नॉट वेट द सॉलिड बाउंड्री। बेसिक फंडामेंटल इसमें ये है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है मर्करी के, उनमें उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, वो कोहेसिव फोर्स हमारी एडेसिव फोर्स बिटवीन द मर्करी एज वेल एज ग्लास के बीच में जो एडेसिव फोर्स है उससे ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारा जो मर्करी है वो डज नॉट वेट द सॉलिड बाउंड्री। तो यहाँ पर आप पढ़ भी पा रहे हैं, ये मोदी शेट की रेफरेंस बुक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इफ एनी लिक्विड देयर इज अ लेस अट्रैक्शन फॉर सॉलिड मॉलिक्यूल आर इन अदर वर्ड्स कोहेशन प्रेडोमिनेट्स देन द लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। तो जहाँ पर कोहेसिव फोर्स प्रिडोमिनेट करेंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आपका पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कोहेशन होगा। कहीं कहीं आपका एडेशन भी बहुत स्टूडेंट्स ने मार्क किया है, बट दैट इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कोहेसिव फोर्सेस प्रिडोमिनेट करने की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता, और इसी वजह से जो लिक्विड सरफेस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिप्रेस हो जाता है। जैसा कि आप जब मरकरी को एक सर्कुलर ग्लास ट्यूब में डालते हैं तो वो आपको कैपिलरी डिप्रेशन आपको मिलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इम्पेलर ऑफ अ पंप रिसीव्स लिक्विड ऑन बोथ साइड्स। ऐसे पंप्स को हम डबल सक्शन पंप बोलते हैं, और जो डबल स्टेज पंप्स होते हैं उसमें क्या होगा, हमारा एक शाफ्ट के ऊपर हमारे मल्टीपल इम्पेलर्स होते हैं। तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वो हैं जहां पर 2 और मोर इम्पेलर कनेक्टेड इन सीरीज विच आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, एक सेम केसिंग के अंदर। लेकिन डबल सेक्शन पंप में क्या है, एक इम्पेलर होगा और दोनों डायरेक्शन से पानी ले रहा होगा। ठीक है। तो दैट इज डबल सेक्शन पंप। बेसिकली जहाँ पे हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पर हम इन्हें प्रेफर करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉस्ट टाइम जो है सिग्नल अप्रोच में ड्यू टू स्टार्टिंग डिले 3 सेकेंड्स है, एक्चुअल ग्रीन टाइम 25 सेकेंड्स है, और एम्बर टाइम 3 सेकेंड्स है। जो हमारा इफेक्टिव ग्रीन टाइम है वो बेसिक कंसेप्ट वहाँ से आया कि हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स स्टॉप लाइन्स में पूरी साइकिल में कितने क्रॉस हो सकते हैं, तो वहाँ से इफेक्टिव ग्रीन टाइम का आया कंसेप्ट। तो जो ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपको दिख रहा है, अगर आप इसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे साइकिल टाइम में, तो जो एक्चुअल ग्रीन टाइम है, दिस इज एक्चुअल ग्रीन टाइम, जिसमें हमारा प्लस एम्बर टाइम वो हमारा बराबर है इफेक्टिव ग्रीन टाइम प्लस जो लॉस्ट टाइम है। तो लॉस्ट टाइम यहाँ 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम हमें निकालना है, और एक्चुअल ग्रीन टाइम हमारा 25 सेकेंड्स दिया हुआ है, और एम्बर टाइम भी 3 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जी होगा वो हमारा 25 सेकेंड्स ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डैम जो है बेसिकली हमारा इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम इसको सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर कहेंगे। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चेक डैम है, इट इज एन इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर बिल्ट इन अ स्ट्रीम बेड टू चेक द फॉलोइंग: डाउन कटिंग ऑफ द स्ट्रीम बेड बाई हाई वेलोसिटी स्ट्रीम, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इफेक्ट ऑफ डाउन कटिंग, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी? तो डाउन स्ट्रीम में हमारी क्रिटिकल कंडीशन वहां पर होगी जब हमारा जो रिजर्वायर होगा वो फुल होगा एंड देयर इज अ सीपेज विथ पोर वाटर प्रेशर। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिस इज द कंडीशन जहाँ पे हमारा स्लोप फेलियर डाउन स्ट्रीम का फेलियर हो रहा है अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन, देयर इज अ सीपेज ड्यू टू हाई परकुलेशन, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग एरर्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग से कौन कौन सी एरर्स हमारी एलिमिनेट हो रही हैं। तो आपको ऑप्शंस यहाँ बहुत केयरफुली पढ़ना है। पहले ऑप्शन में कह रहा है एरर्स ड्यू टू कर्वेचर ओनली। इस ओनली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ कर्वेचर की एरर एलिमिनेट नहीं करता, और भी एरर्स हैं जिनको रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम एलिमिनेट कर पाते हैं। एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये एरर्स हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन की जो एरर्स हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती हैं। एलिमिनेट मींस दे आर गेटिंग फुली एलिमिनेटेड, ठीक है। एरर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली, यहाँ पे एरर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली की वजह से भी गलत है, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो रही हैं, वो एलिमिनेट नहीं हो रही हैं, वो कुछ हद तक रिमूव हो रही हैं, रिड्यूस हो जा रही हैं वो एरर्स। बट बिकॉज जो हमारी रिफ्रैक्शन है बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, इस वजह से जो एरर है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रही है। तो फॉलोइंग एरर्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग रेसिप्रोकल, इसमें ऑप्शन बी हमारा जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन तो हमारी कम्प्लीटली एलिमिनेट होती भी नहीं है। और रेफरेंस के तौर पे जियोडेटिक सर्वे की बुक भी का रेफरेंस मैंने लगाया कि दिस मेथड यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग मेथड एलिमिनेट्स एरर्स कॉज्ड बाय कर्वेचर ऑफ अर्थ के कर्वेचर की वजह से एलिमिनेट कर रही है एरर, आर बाय लैक ऑफ कोलिमेशन यानी लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर को एलिमिनेट करी, बट इट डज नॉट यूजुअली एलिमिनेट ऑल द एरर कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत होने की वजह से इसमें डी ऑप्शन तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए और बी बचता है। यहाँ ओनली वर्ड की वजह से ये ऑप्शन ए भी पॉसिबल नहीं है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डी ऑप्शन दिया है, इन माय ओपिनियन ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो एरोसॉल है बेसिकली हमारा सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर आर अनदर गैस, रेफरेंस के तौर पे मैंने बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इज द फोकल लेंथ, कैमरा की फोकल लेंथ एफ है और टी हमारा टिल्ट एंगल है। उस केस में जो डिस्टेंस है फोटोन एडेड से प्रिंसिपल पॉइंट की वो हमारी हो जाएगी एफ tan टी। यहाँ पे बेसिकली जो टी एंगल है उसको इन्होंने थीटा ऑप्शन में, तो इन्होंने ऑप्शन को बना फ्रेम करते समय गलत कर दिया। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये टी नहीं हुआ है, बेसिकली दिस इज एफ फोकल लेंथ। तो ये बेसिकली इनमें कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है टी, तो टी के यहाँ पर रखने की वजह से ये इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस हो जा रहे हैं, ठीक है। बट मे बी पॉसिबिलिटी कि यूपीपीएससी इसमें ऑप्शन सी को कंसीडर कर ले। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने सी में ऑप्शन टिक किया है तो दे कैन अज्यूम कि उनका आंसर करेक्ट होगा, बट इन माय ओपिनियन जो चारों ऑप्शंस हैं ये गलत है, बिकॉज डिपिक्शन ऑफ जो सिंबल्स हैं उसकी वजह से पूरा चेंज हो रहा है फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट अगर किसी ने सी मार्क किया है तो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी ने सी ही कंसीडर किया होगा, सो दे कैन कंसीडर एज करेक्ट आंसर। जो अनकन्फर्मिटी है बेसिकली इट इज अ characterized by time gap or break in continuous activity of deposition of rock. Generally it is a boundary between layer of erosion and deposition of beds which are not chronologically continuous. यहाँ पे most appropriate answer option A होगा। जो permissible error है chaining for measurement with chain arm on hilly terrain is 1 in 250. most appropriate answer जो होगा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आपने जहाँ से आंसर की मैच की है वहाँ से आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।